हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज से हम लोग सेकंड प्रॉफ का स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना पढ़ेंगे, ठीक है। तो रसशास्त्र और भेषज कल्पना का आज हम लोग पहला चैप्टर यानी कि परिभाषा प्रकरण पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, परिभाषा प्रकरण काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे और पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे? परिभाषा का लक्षण, आवाप, निर्वाप, ढालन, भावना और शोधन। इन टॉपिक्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा प्रकरण क्लियर। तो परिभाषा प्रकरण का पहला टॉपिक क्या है? परिभाषा लक्षण। तो परिभाषा लक्षण में एक श्लोक हमने लिखा हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट श्लोक होगा, तो इसे रट्टा मारना होगा, ठीक। तो श्लोक क्या है? निगूढ़ अनुक्त लेशोक्त संदिग्ध अर्थ प्रदीपिका सुनिश्चित अर्था विबुद्धय परिभाषा निगद्यते। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, हम फिर से बताएंगे आपको। क्या है? निगूढ़ अनुक्त लेशोक्त संदिग्ध अर्थ प्रदीपिका सुनिश्चित अर्था विबुद्धय परिभाषा निगद्यते। अर्थात जिन सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के गुप्त, क्या बोला जा रहा है? जिन सांकेतिक शब्दों के द्वारा शास्त्र के क्या? गुप्त। शास्त्र के गुप्त यानी कि निगूढ़। निगूढ़ मतलब क्या होता है? गुप्त। अप्रकट। अप्रकट किसका होता है? अनुक्त का। अनुक्त का अर्थ क्या होता है? अप्रकट, जो प्रकट ना हो रहा हो, ठीक है। फिर क्या बोला? किंचित प्रकट यानी कि लेशोक्त। लेशोक्त का मतलब क्या होता है? किंचित प्रकट। तथा संदिग्ध अर्थ यानी कि संदिग्ध अर्थ प्रदीपिका। तो संदिग्ध अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ ज्ञात हो उसे परिभाषा कहते हैं। और गूढ़ शब्दों का ज्ञान परिभाषा से ही होता है। तो वही हम समझाने की कोशिश करेंगे इस श्लोक के माध्यम से। तो इस श्लोक के माध्यम से क्या निकल रहा अर्थ? कि जिन सांकेतिक शब्दों के द्वारा शास्त्र के गुप्त, अप्रकट, किंचित प्रकट और संदिग्ध अर्थ का स्पष्ट, किसका? संदिग्ध अर्थ का स्पष्ट और निश्चित अर्थ ज्ञात हो। क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट और निश्चित अर्थ ज्ञात हो उसे परिभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। फिर क्या बोला? गूढ़ शब्दों का ज्ञान परिभाषा से ही होता है। और क्या बोला जा रहा है? गूढ़ शब्दों का ज्ञान परिभाषा से ही होता है। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे थे यहाँ पे? निगूढ़, अनुक्त, लेशोक्त और संदिग्ध। तो इन चारों को हम लोग क्या करेंगे? एक एक लाइन में समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है निगूढ़। तो निगूढ़ का अर्थ क्या होता है? डीपर मीनिंग, यानी बहुत डीप में जाना, डीप में समझना। तो डीपर मीनिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वॉच होती है, एक वॉच होता है देखना। वॉच मीन्स देखना। और एक वॉच क्या होता है? घड़ी। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? एक वॉच का मतलब देखना होता है, एक वॉच का मतलब घड़ी होता है। तो ये बहुत डीपर मीनिंग हो गई है, ठीक है। तो वही बोला गया कि निगूढ़ क्या होता है? मतलब डीपर मीनिंग, मतलब कि गुप्त। तो डीपर मीनिंग में क्या आ जाएगा? एग्जांपल, वॉच। एक वॉच का मतलब होता है देखना और एक वॉच का मतलब क्या होता है? घड़ी, जबकि स्पेलिंग दोनों की सेम होगी। क्लियर। नेक्स्ट है अनुक्त। मीन्स कि जो बिना बोले ही समझ लिया जाए। बात समझ रहे हैं आप? अनुक्त का मतलब क्या होता है? कि जो बिना बोले ही समझ लिया जाए, मतलब कि हम ना बोलें और आप समझ जाएं, या कुछ ऐसा बोलें, ठीक है, लेकिन मेन वर्ड को हमने नहीं बोला और आप समझ जाओ कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वही क्या होता है? अनुक्त होता है। एग्जाम्पल देखेंगे उसका। तो एग्जाम्पल में जैसे द्रव जल। द्रव जल का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि हमें द्रव चाहिए। द्रव मतलब क्या होता है? लिक्विड मटेरियल, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई हमें द्रव चाहिए, लेकिन हमने किसी एक निश्चित द्रव की बात नहीं करी है। तो जब हम किसी निश्चित द्रव की बात नहीं करेंगे तो वहाँ पर हम क्या लेंगे? जल लेंगे। और फिर अगर हम द्रव में बोल दें कि नहीं भैया हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक, तो हमने वहाँ निश्चित द्रव की बात कर ली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि निश्चित द्रव का नाम लिया तो कोल्ड ड्रिंक बोला गया। अगर हम यहाँ बोले कि नहीं हमें द्रव चाहिए, अगर हम केवल द्रव बोल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हमें मिलेगा? जल मिलेगा, ठीक। जल ही लेना होगा। अब नेक्स्ट है एग्जांपल क्या? पात्र। अब हम बोले कि नहीं हमें एक पात्र ला के दो,
हम किसी निश्चित पात्र की बात नहीं कर रहे हैं। निश्चित पात्र का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला कि भैया एक काम करो, एक टब ला के दे दो हमको, या एक कटोरी ला के दे दो हमको, तो वो एक क्या हो गया, निश्चित पात्र हो गया। लेकिन हमने यहाँ क्या बोला, एक काम करो हम एक पात्र ला के दे दो, तो हम यहाँ किसी पात्र का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जब हम किसी पात्र का नाम नहीं लेंगे तो वहाँ पे क्या बोला लिया जाएगा, मिट्टी का पात्र। मीन्स कि जो बोले बिना बोले ही समझ लिया जाए। यहाँ पे बिना बोले ही समझा जा रहा है ना कि अगर हम पात्र की बात कर रहे हैं तो आप हमें मिट्टी का पात्र ला के दे रहे हैं। तो हमने ये तो नहीं बोला था कि आप मिट्टी का पात्र ला के दीजिए। तो वही चीज़ समझनी है यहाँ पे। अगर हम बोलें कि हमें पात्र चाहिए तो आप हमें मिट्टी का पात्र ला के देंगे। अगर हम किसी निश्चित पात्र की बात नहीं करते हैं तो, और यहीं पे अगर हमने बोल दिया कि नहीं भैया हमें कटोरी ला के दो, तो आप कटोरी ला के दे देना, क्योंकि हमने आपको बता दिया ना कि हमें एक कटोरी चाहिए। अगर हम नहीं बता रहे हैं, हम पात्र बोल रहे हैं, तो आप मिट्टी का पात्र ला के देंगे। क्लियर? इसी को क्या कहते हैं, अनुक्त कहते हैं। मतलब मीन्स कि जो बिना बोले समझ लिया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेंगे, एक तेल। अब तेल में तो कई सारे तेल होते हैं ना। फिर वही बात यहाँ पे आई कि हम किसी निश्चित तेल की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बोला तेल चाहिए हमें। अब जब हम तेल का नाम नहीं लेंगे, केवल तेल बोल देंगे, तो क्या यूज़ होगा, तिल का तेल यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, तिल का तेल यूज़ होगा। ठीक है। और अगर हम बोल दें कि नहीं हमें सरसों का तेल चाहिए, ठीक है, अगर हम बोल दें कि हमें सरसों का तेल चाहिए, या हमें एरंड का तेल चाहिए, या हमें मूंगफली का तेल चाहिए, या हमें नारियल का तेल चाहिए, तो हमने पर्टिकुलर नाम बता दिया कि इस चीज़ का तेल चाहिए हमें। लेकिन अगर हम नाम ना लें, बस सीधे ये बोल दें कि हमें तेल चाहिए, तो क्या लेना चाहिए, तिल का तेल लेंगे। ठीक, ये होता है अनुक्त। मीन्स कि जो बिना बोले ही समझ लिया जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेशोक्त। नेक्स्ट क्या है, लेशोक्त। तो लेशोक्त क्या होता है, जो कम बोला जाए या जो कम बोला गया हो। लेशोक्त का अर्थ क्या होता है, जो कम बोला गया हो। ठीक, जैसे शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम्पल पहला क्या, त्रिफला। अब हमने त्रिफला बोल दिया, तो त्रिफला बोलने का मतलब क्या हुआ, त्रिफला के अंदर कितनी, 3 चीज़ें हैं। हमने क्या बोला, कम बोला त्रिफला। अगर हमें ज़्यादा बोलना तो हम क्या बोलते हैं, भाई एक काम करिए हमें अमेलकी, विविधकी और हरितकी दे दिए। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, लॉन्ग टर्म में हो गया। और कम बोलने में क्या बोला जाएगा, त्रिफला। अगर हमने त्रिफला बोला तो वो समझ में आ गया, अंडरस्टूड है कि त्रिफला के अंदर 3 चीज़ें हैं, हरितकी, विविधकी और अमल की। ये 3 चीज़ें हैं। अब जब हमने सीधे त्रिफला बोल दिया तो वो 3 चीज़ें इसके अंडर में आ गई। नहीं तो फिर हमें क्या बोलना पड़ेगा, पर्टिकुलर हर एक का नाम लेना पड़ेगा। एक बार अमल की, एक बार हित की, एक बार विविध की, तीनों का नाम लेना पड़ेगा। लेकिन हमने त्रिफला बोल दिया तो वो तीनों इसी में आ गए। ठीक, यही क्या है, लेशोक्त। सेम त्रिकटु के साथ भी है। त्रिकटु में भी 3 चीज़ होती हैं। क्या क्या होता है, शुंठी, पिपली और मरीच। अब हमने त्रिकटु बोल दिया तो तीनों चीज़ें इसी में आ गई, इसी में समा जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है लेशोक्त। नेक्स्ट क्या है, त्रिमद। फिर क्या है, दशमूल। फिर क्या है, पंचमूल। दशमूल में भी 10 चीज़ें हैं, पंचमूल में 5 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लेशोक्त जो कम बोला जाए, यानी त्रिमद बोल दिया तो 3 चीज़ें आ गई, दशमूल बोला 10 में 10 चीज़ें आ गई। हमें दशमूल जैसे ही हमने बोला तो हमें समझ में आ जाना चाहिए उसमें 10 चीज़ें क्या क्या हैं। उसी तरह पंचमूल भी, अगर पंचमूल बोले तो उसमें समझ में हमें आना चाहिए उसमें 5 चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक, यही होता है लेशोक्त। नेक्स्ट है संदिग्ध। नेक्स्ट क्या है, संदिग्ध, यानी कि कन्फ्यूजन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि संदिग्ध मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन। क्लियर, संदिग्ध का मतलब कन्फ्यूजन। मीन्स कि जिसके अर्थ में संदेह हो। क्या हो भाई, कन्फ्यूजन, जिसके अर्थ में संदेह हो। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, हरितकी को 2 बार बोला जाए तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हरितकी को 2 गुने मात्रा में लेना है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ कि हरितकी और फिर से हरितकी नाम आ गया, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भैया ये गलत लिखा हुआ है।
हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो गलत लिखा हुआ है। यदि हरितकी 2 बार बोला जाए तो हमें ये समझना चाहिए कि हरित्री को दोगुनी मात्रा में लेना है। क्या समझना चाहिए कि हरितकी को 2 गुनी मात्रा में लेना है। 3 बार आ गया तो 3 गुनी मात्रा में लेना। हमें ये नहीं समझना कि वो गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो यही होता है क्या, संदिग्ध, जहाँ पे कन्फ्यूज़न बना होता है जहाँ पे कन्फ्यूज़न बना होता है, यही होता है संदिग्ध। तो परिभाषा लक्षण समाप्त हुआ। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आवाप। क्या है आवाप, बहुत ध्यान से समझिएगा आवाप क्या होता है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। नोट्स अभी से बनाते चलिए, अभी से स्टार्ट किया है, कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं आवाप। तो किसी पिघलने वाली वंग आदि धातु को पिघलाकर, क्या बोला है, किसी पिघलने वाली वंग आदि धातु को पिघलाकर उसमें कोई अन्य द्रव्य के डालने को आवाप अथवा प्रतिवाप कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आवाप क्या है, किसी पिघलने वाली वंग आदि धातु को, कौन सी, वंग आदि धातु को, ठीक है। तो किसी पिघलने वाली वंग आदि धातु को, अच्छा वंग में क्या आ जाएगा, जैसे अभ्रक हो गया, लोहा हो गया, पारा हो गया, इसी तरह आदि धातु में। तो बोला है किसी पिघलने वाली वंग आदि धातु को पिघलाकर, क्या करना है, पिघलाकर उसमें कोई अन्य द्रव, यानी उसमें कोई अन्य द्रव डाल देंगे। ठीक है, जैसे त्रिफला डाल दिया, नींबू सोरस डाल दिया, तो वही बोला गया है कोई अन्य द्रव डालने को क्या कहते हैं, आवाप कहते हैं अथवा प्रतिवाप कहते हैं। आवाप तथा प्रतिवाप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग रसशास्त्र में कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग जैसे कि आवाप का प्रयोग जो होता है वो द्रव्यों को मृदु बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है, द्रव्यों को मृदु बनाने के लिए होता है। ठीक है, मृदु बनाने के लिए हो जाएगा, और फिर जब उनका संयोग कराने के लिए, ठीक है, उन और क्या करता है, उसकी क्रिया को तीव्र करने के लिए किया जाता है। किसको, क्रिया को तीव्र करने के लिए, क्रिया को तीव्र करने के लिए किया जाता है। क्लियर। अच्छा, जो आवाप होता है उसका चयन जो करते हैं हम लोग, तो किसी प्रयोग के उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, किसी प्रयोग के उद्देश्य से करते हैं या द्रव की प्रकृति के अनुसार करते हैं। जैसे द्रव की प्रकृति होगी उसी के अनुसार आवाप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि शोधन प्रक्रिया में इसका यूज़ किया आवाप का, तो शोधन में क्या करेंगे, तो उसमें शोधन में क्या करेंगे भाई, हम लोग अभ्रक मान लीजिए लिए, अभ्रक ले लिए, लोहा लिए, इसी तरह और आदि धातुएं ले लेंगे और धातुएं ले लेंगे। तो उन धातुओं को नींबू रस में, किसमें, नींबू रस में, ठीक है, या त्रिफला क्वाथ में, और इन्हीं में क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। जब शोधन करना होता है तो अभ्रक, लोहा, पारा भी ले सकते हैं, आदि धातुओं को नींबू रस, त्रिफला क्वाथ आदि में भिगोकर गर्म किया जाता है। ठीक। अच्छा, मर्दन में क्या होता है मर्दन के समय इसका प्रयोग कैसे होगा, तो भस्म योग बनाने के लिए किसी औषधि द्रव्य का रस, कोई भी औषध हो तो उसका द्रव्य, उसके द्रव्य का रस आवाप रूप में लिया जाता है। ठीक है, मर्दन के समय क्या करते हैं, भस्म या कोई योग बनाना हुआ तो योग बनाने के समय में किसी औषधि, कोई भी औषधि द्रव्य है उसका रस जो है वो आवाप के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आवाप। नेक्स्ट है प्रतिवाप, निर्वाप। आवाप और प्रतिवाप तो सेम चीज़ होती है। अब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, निर्वाप पढ़ेंगे। निर्वाप क्या है, किसी भी लोहा, ताम्र यानी तांबा, रजत आदि धातु को अग्नि में तपाकर जल, तक्र, क्वाथ, दुग्ध आदि में बुझाने को निर्वाप, निषेक और स्नपन कहते हैं। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। क्या है, किसी भी लोहा, ताम्र, रजत आदि धातुएं जो और भी होती हैं, ठीक है, तो लोहा, ताम्र, रजत आदि धातु को अग्नि में तपाकर, कहाँ पे तपाकर, अग्नि में तपाकर, किससे, जल, तक्र, क्वाथ, तक्र मतलब क्या होता है, मट्ठा, ठीक है, क्वाथ
दुग्ध आदि में बुझाने को क्या कहते हैं? निर्वाप, निषेक और स्नपन कहते हैं। निर्वाप, निषेक और स्नपन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? जैसे कोई धातु है, ठीक है, जैसे कोई धातु है तो उसे क्या बोला गया है कि अग्नि में तपाया जाता है, तो अग्नि में तपा लिया जाता है। ठीक, तो अग्नि में तपा लिया जाता है, उसके बाद क्या करेंगे? जब तक कि वो क्या हो जाए? लाल ना हो जाए तब कर, जब तक तप कर क्या ना हो जाए? लाल ना हो जाए। ठीक है। फिर जब लाल हो जाए तो क्या करेंगे? उसे किसी द्रव के माध्यम में, द्रव का माध्यम क्या होता है? जल, तक्र, क्वाथ, दुग्ध आदि। तो जब वो लाल हो जाएगा, पहले लाल हुआ, ठीक है, पहले यहाँ पे क्या हुआ? तपा, तप कर क्या हुआ? लाल। लाल होने के बाद क्या करेंगे? लाल होने के बाद क्या करेंगे? किसी द्रव में डाल देंगे। ठीक है, उसे ठंडा कर लेंगे, डुबा कर ठंडा कर लेंगे। ठीक है, डुबा कर ठंडा कर लेंगे। क्लियर? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्वाप कहलाती है। यही प्रक्रिया निर्वाप कहलाती है। ठीक है। अच्छा, निर्वाप का लाभ क्या होता है? लाइए लिख देते हैं, निर्वाप का लाभ। तो निर्वाप के लाभ में आपका आ जाए क्या? धातु या खनिज के क्या होता है? इसमें कठोरता कम हो जाती है, धातु की कठोरता में कमी। ठीक है, धातु की कठोरता जो होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है। और जैसे कोई धातु है, उसके विषैले, क्या बोला जाएगा? विषैले प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, विषैले प्रभाव समाप्त होते हैं। ठीक है, विषैले प्रभाव क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और फिर भाई धातु है, हम शोधित करके उसको क्या करते हैं? शरीर में ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होगा? अगर हमने उसका निर्वाप कर दिया तो क्या होगा? इसका शरीर में पाचन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? शरीर में पाचन, ठीक है, आसानी से हो जाता है, आसानी से होता है। आई बात समझ में? इसे ही क्या कहते हैं? निर्वाप कहते हैं। क्लियर? इसे निर्वाप कहते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है? ढालन। ढालन, तो ढालन तो मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा ढालन क्या होता है। ढालना, ढालन जो है वो वर्ड से ही समझ में आ रहा कि ढालना मतलब स्वर्ण, रजत आदि धातुओं को पिघलाकर उसको किसी भी द्रव यथा दुग्ध, घृत, तैल, स्वरस, क्वाथ आदि में डालने को ढालन कहते हैं। ढालना मतलब कोई भी चीज़ बनाई हमने, उसको क्या करती है? एक सांचे में भर के रख दिया और उसे क्या करती है? ढाल दिया, उसको एक शेप दे दिया, वही क्या होता है? ढालन होता है। तो वही समझाया जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी स्वर्ण यानी कि सोना, रजत आदि धातुओं को क्या करते हैं? पिघलाते हैं। तो पिघला कर उसको किसी भी द्रव यथा दुग्ध, घृत, तैल, कौन कौन से? दुग्ध, घृत, तैल, स्वरस, क्वाथ आदि में डालने को ढालन कहते हैं। आदि में डालने को क्या कहते हैं? ढालन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ढालन जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? क्यों ढाला जाता है? तो उसका उद्देश्य क्या अगर होता है कि वो धातु की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको निकाल देता है। ठीक है, धातु की अशुद्धियों को निकाल, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, धातु की अशुद्धियों को निकाल देता है। ठीक है, धातु की अशुद्धियों को निकाल देता है। और क्या करता है? मृदु बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? मृदु बनाता है, मृदु बनाता है। और क्या बनाएगा? पाच्य बनाएगा, पाच्य बनाता है। ठीक है,
तो अच्छा इसका ये तो वो हो गया। अच्छा विधि क्या होती है ढालन की, मैं विधि बता देता हूँ, एक बार समझ लीजिए अच्छे से। तो क्या करते हैं कि धातु जो होती है, धातु को आग की जो भट्ठी होती है ना, उसी भट्ठी में रख कर पिघलाया जाता है। तो क्या होता है, आग की क्या हो गई, भट्ठी, आग की भट्टी हो गई। आग की भट्टी में क्या किया, पिघला दिया, पिघलाया जाता है, ठीक है। आग की भट्टी में पिघलाया जाता है। फिर जब ये पूरी तरह से तरल रूप में आ जाता है, मतलब एकदम तप कर लाल हो जाता है, तरल रूप में आ जाता है, तो उसे किसी द्रव के माध्यम में डाल देते हैं। पिघलाया, पिघलाने के बाद क्या करेंगे, द्रव में डाल देंगे, ठीक है। पहले क्या बोला, कोई धातु थी, धातु मैं लिख देता हूँ, धातु, धातु को आग की भट्टी में डाला, आग की भट्टी से पिघलाया, पिघलाने के बाद द्रव में डाल दिया, ठीक है, द्रव में डाल दिया। तो यही क्या किया, ढालन हो गया। इसको ढाल दिया, द्रव में डाला तो वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। द्रव में डाल दिया तो ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसी से क्या हो गया, ये ढल गया। यही क्या होता है, ढालन होता है। तो वही बोला गया था कि स्वर्ण रजत आदि धातुओं को पिघलाकर उसे उसको किसी भी द्रव यथा दुग्ध घृत तैल स्वरस क्वाथ में आदि में डालने को ढालन कहते हैं। यही क्या होता है, ढालन होता है। काम क्या करता है, धातु की अशुद्धियों को निकाल देता है, मृदु बनाता है और पाच्य बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट है भावना। भावना क्या होता है, ठीक है। ये भावना नाम नहीं है, किसी का नाम भावना नहीं है ये। यहाँ पे भावना बताएंगे कि होता क्या है भावना। श्लोक देखेंगे, यत् चूर्णितस्य धातु आदिर देवैः संपेश शोषणम भावनाम तन्मतम विगैर भावना च निगद्यते। प्रोनाउंसिएशन फिर से देखिएगा, और इम्पॉर्टेंट श्लोक है। क्या है, यत् चूर्णितस्य धातु आदिर्देवैः संपेश शोषणम भावना तन्मतम विगैर भावना च निगद्यते। अर्थात धातु आदि किसी भी औषध के चूर्ण को किसी भी द्रव पदार्थ के साथ खरल में मर्दन कर सुखाने की प्रक्रिया को भावना कहते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, कोई धातु आदि किसी भी औषध के चूर्ण, कोई भी धातु है या कोई औषध है, उसके चूर्ण को किसी भी द्रव पदार्थ में, ठीक है, किसी भी द्रव पदार्थ के साथ खरल में, खरल जानते हैं, खरल होता है कूटने वाला, तो खरल में मर्दन कर, मर्दन करना, ठीक है, मर्दन कर सुखाने की प्रक्रिया को भावना कहते हैं। मर्दन कर सुखाने की प्रक्रिया को भावना कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये भावना की क्यों जाती है, खरल में जो मर्दन किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है, भावना क्यों दी जा रही, तो इससे क्या होता है कि इसके गुणों में वृद्धि होती है। क्या होता है, गुणों में वृद्धि होती है, गुणों में वृद्धि होती है, ठीक है। और क्या करेगा, द्रव को क्या करेगा, प्रभावशाली बना देगा, द्रव्य को प्रभावशाली, द्रव्य को प्रभावशाली बना देता है। और क्या करेगा, और ये देखिए अगर द्रव प्रभावशाली होगा तो बहुत असरकारी हो जाएगा, तुरंत असरकारी होगा, ठीक है। और क्या करता है, जैसे प्रभावशाली तो बनाया ही और असरकारी भी हो गया, तो ये क्या होगा, औषधि जो होती है उसको शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाती है, वो शरीर में क्या होती है, आसानी से अवशोषित हो जाती है। क्लियर। अच्छा भावना की विधि तो मैंने आपको बताया ही था, फिर से एक बार समझ लीजिए। क्या करते हैं, पहले द्रव्य जैसे लिया, कोई धातु ली या औषध लिया, उसका चूर्ण तैयार कर लिया जाता है। तो जब चूर्ण तैयार हो गया तो फिर क्या करेंगे, उसे खरल में मर्दन किया जाता है, ट्राइचुरेट किया जाता है, ठीक है, मर्दन कर लिया जाता है। फिर मर्दन करने के बाद क्या करते हैं, उसे सुखा लेते हैं। तो सुखाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, भावना कहलाती है। मर्दन कर कर सुखाने की प्रक्रिया भावना कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शोधन। नेक्स्ट क्या है, शोधन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस शोधन क्या होता है भाई, एक श्लोक है क्या, उद्दिष्टैर औषधे सार्धे क्रियते पेषण आदिकम मल विच्छिन्तये यत्तु शोधनम तद ही उच्यते।
रस तरंगणी के अनुसार। फिर से देखेंगे श्लोक, इम्पॉर्टेंट है, याद करेंगे, ठीक है। तो फिर से श्लोक देखिए क्या है। उद्दिष्टैर औषधेः सार्ध क्रियते पेषण आदिकम मल विच्छिन्तये यत्तु शोधनम तदिह उच्यते। ठीक है, रस तरंगणी के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि किसी भी द्रव्य के मल रूपी अशुद्धि को दूर करने के लिए, जैसे कोई द्रव्य है उसमें जो मल रूपी अशुद्धियां हैं उनको दूर करने के लिए औषधियों के साथ मिलाकर विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे स्वेदन, मर्दन, प्रक्षालन, निर्वाप, ढालन, आवाप, भावना, भर्जन आदि प्रक्रियाओं के करने के को शोधन कहते हैं। नहीं आया समझ में? फिर से देखेंगे हम लोग। तो किसी भी द्रव्य के मल रूपी, कोई द्रव्य है तो उसके अंदर जो मल रूपी अशुद्धियां हैं, ठीक है, उन मल रूपी अशुद्धियों को दूर करने के लिए औषधियों के साथ मिलाकर, मल रूपी अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे, औषधियों के साथ मिलाकर विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं, जैसे स्वेदन हो गया, मर्दन हो गया, प्रक्षालन हो गया, निर्वाप हो गया, ढालन हो गया, आवाप हो गया, भावना दे दी गई, भर्जन हो गया आदि जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, उन प्रक्रियाओं से क्या होता है, शोधन होता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, शोधन कहते हैं। वो शोधित हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, इसे ही क्या कहते हैं, शोधन कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, शोधन के विभिन्न प्रक्रियाओं के उदाहरण निम्नवत हैं। शोधन कहाँ कहाँ से होता है वो दिया हुआ है, देखते हैं। शोधन कैसे होगा, स्वेदन से होगा, अचूषण से होगा, आतप से होगा, अभिषेक से होगा, भर्जन से होगा, भावना से होगा, ढालन, गालन, मर्दन, निर्जलीकरण, निर्वाप, प्रक्षालन, विलयन आदि आदि और भी नाम होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोला गया, स्वेदन, अचूषण, आतप, अभिषेक, भर्जन, भावना, ढालन, गालन, मर्दन, ठीक है, निर्जलीकरण, निर्वाप, प्रक्षालन, विलयन। ठीक, तो इन सब क्रियाओं से क्या होता है, शोधन होता है। क्या होता है, शोधन होता है। फिर क्या है, शोधन का मुख्य उद्देश्य द्रव्य की बाह्य और अभ्यंतर शुद्धि करना है। शोधन का मुख्य उद्देश्य क्यों, भाई हम शोधन क्यों कर रहे हैं, तो आपको शोधन से समझ में आ रहा होगा, वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, शोधन यानी कि शुद्ध करना। तो क्या बोला गया है कि शोधन का मुख्य उद्देश्य द्रव्य की बाह्य यानी कि बाहरी, अभ्यंतर यानी कि अंदर की शुद्धि करना है। क्या है, शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, द्रव्य की, जो द्रव्य लिया गया, जो पदार्थ लिया गया, द्रव्य लिया गया है, उसकी बाह्य और अभ्यंतर शुद्धि करना होता है। ठीक है, या अशुद्धि को दूर कर उक्त द्रव्य में गुण वृद्धि भी शोधन से होती है। क्या बोला है, पहले तो अशुद्धि को दूर करना है यानी कि शुद्ध करना है, बाह्य और अभ्यंतर शुद्ध करना है। ठीक, या अशुद्धि को दूर कर, क्या किया गया, अशुद्धि को दूर करा गया यानी कि शुद्ध कर दिया गया, और जो द्रव्य लिया गया उसमें गुण की वृद्धि की जाती है। और क्या क्या आता है, गुण की वृद्धि की जाती है। ठीक है, ये किससे होती है, गुण की वृद्धि शोधन से होती है। गुण की वृद्धि जो है वो शोधन के द्वारा होती है। क्लियर। द्रव्य में स्थित तीक्ष्णता, द्रव्य जो होता है उसमें जो स्थित तीक्ष्णता होती है या उष्णता होती है या आदि कोई दोष भी होते हैं। यदि मतलब क्या होता है, कोई भी द्रव्य होगा उसमें कुछ तीक्ष्णता होगी, कुछ उष्णता होगी, तो इसी तरह और भी जो दोष होते हैं, ठीक है, उन दोषों को किससे दूर करते हैं, शोधन से नष्ट हो जाते हैं। वो दोष उनको शोधन से दूर किया जाता है। ठीक है, उनको शोधित कर दिया जाता है, तो उसके जो गुण हैं, उसके जो दोष हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वही बोला गया है कि द्रव्य में स्थित तीक्ष्णता, उष्णता आदि जो दोष होते हैं उनको भी शोधन से नष्ट किया जाता है। ठीक है, या वो शोधन से नष्ट हो जाते हैं। तो अशुद्ध पारद विष के समान हानिकारक, आप जानते हैं पारद मरकरी अगर वो अशुद्ध पारक है तो किसके समान होता है, विष के समान हानिकारक होता है। अशुद्ध पारक जो है वो विष के समान हानिकारक हो जाता है। ठीक है, अशुद्ध पारद के सेवन से हिक्का, मूर्छा, कुष्ठ, अरति, ज्वर आदि कष्टदायक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि हमने अशुद्ध पारद को यूज किया, उसका सेवन किया, तो हिक्का यानी कि हिचकियाना, मूर्छा मतलब कि बेहोश हो जाना, कुष्ठ यानी कि स्किन का रोग, अरति ज्वर, ठीक है, ये सारे रोग क्या होते हैं, कष्टदायक रोग उत्पन्न करते हैं। ये कष्टदायक रोग उत्पन्न करते हैं। और यहीं अगर शुद्ध पारद दे दिया है तो वो अमृत के समान होगा। वही बोला गया है कि जबकि पारद शोधन के पश्चात अमृत के समान गुणकारी व रसायन गुण युक्त हो जाता है, अतः शोधन आवश्यक है। तो क्या बोला गया था कि अगर अशुद्ध पारद है तो वो विभिन्न व्याधियों को उत्पन्न करेगा,
और यहीं पे अगर शुद्ध पारद यानी कि शुद्ध करके पारद दिया जाए तो वो किसके काम में आएगा, अमृत के समान हो जाएगा, गुणकारी होगा खूब, वो रसायन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है शोधन का महत्व, ये होता है शोधन का महत्व। ठीक है, हम स्नेक पॉइजन को अगर डायरेक्ट स्नेक हमें काट दे तो हमारी मृत्यु हो जाती है, और वही स्नेक पॉइजन शोधित कर दिया जाता है तो वो मेडिसिन में यूज़ होता है, वो हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। ये होता है शोधन का महत्व। क्लियर? तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग को समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड करिएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और ठीक है, फिनिश करते हैं लेक्चर। श्लोक याद करते रहिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए अच्छे से, नोट्स अभी से बनाते हुए चलिएगा ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, और आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके मुझे बताइए, और सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहें। ठीक है, कंटिन्यू लेक्चर क्या करेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं। थैंक यू।